करते हैं लेक्चर नंबर 26 और आज के लेक्चर में क्या करना है हमने डिस्कशन करनी है। होम असाइनमेंट लेक्चर 24 की थोड़ी सी रह गई थी परसों वाली, कल वाली असाइनमेंट की डिस्कशन करेंगे और आज की असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो मैंने दूसरे डी से कह दिया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देख लाजमी। असाइनमेंट जब तक नहीं मिलेगी आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। हाँ जी, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है असाइनमेंट। और जिन स्टूडेंट्स ने कल वाली असाइनमेंट नहीं की थी वो बैठ जाए और आइंदा से असाइनमेंट करके आए जी। हाँ, मेहनत करके हमारा टेस्ट 2 इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस टेस्ट में कोई प्राइज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो रैंडमली हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्त को भेज देते हैं, वो टेस्ट करता है, पिक्चर लेता है क्वेश्चन पेपर की, व्हाट्सएप पे शेयर करता है, दूसरा उन क्वेश्चन को तैयार करके सारा ग्रुप। तो हाँ है कोलुजन, यह फ्रॉड थ्रू कोलुजन। तो हम एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, हाँ, हम रैंडमली खुद डिसाइड करेंगे कि किस टेस्ट पे प्राइज होगा, किस पे आपको नहीं बताया जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा, जो मर्जी समझ लीजिए आप। बहरहाल एप्रिसिएशन के लिए जो टॉपर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। पहली पोजीशन पे है अली अहमद 12139। फटाफट खड़े होकर जरा शक्ल दिखाएं, पता चले कौन है डब। शाबाश, बैठ जाए। 16228 एम शहरोज नदीम, शाबाश। 14783 रमजान अली भट्ट, शाबाश। 12243 शान रहमान, शाबाश। 5th 14927 एम जोहेब, जोहेब भाई, शाबाश जोहेब भाई। 620340 शाजिल फरहान, साजिल जो भी है। 7 शाजिल भाई छुट्टी पे आ, छुट्टी पे आ, छुट्टी। 15926 हसनैन अहमद। आपकी कैसे पोजीशन आ गई? 16871 शाबाश। 915480 तोकीर अहमद, शाबाश। 10th पे 17790 तैयब भाई, शाबाश जी। चलिए जी, असाइनमेंट एंड पे डिस्ट्रीब्यूट, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना क्लास के एंड पे हम क्या करेंगे, दरमियान में उस लेक्चर को छोड़ के उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी असाइनमेंट करके घर जाना, क्लास के एंड पे बैठ जाइएगा, क्लास के एंड पे आके। ठीक है जी, आज के लेक्चर का आगाज कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल हमने लेक्चर कहाँ छोड़ा था, याद है आपको? एमसीज ऑफ मैटर हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, हमने सबसे अहम एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद एक और चीज भी पढ़ी थी, प्रेजेंटेशन थे। वो मैंने ओवरव्यू दिया था, आज आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस। मेरी तसल्ली नहीं हुई थी कल, लेकिन चूंकि असाइनमेंट इतना को कंसेप्ट आपको देना लाजमी था कि जो असाइनमेंट करने के लिए जरूरी हो, तो इसलिए मैंने आपको बजाय ये कि बिल्कुल ही छोड़, लेकिन उसको अब मैं तसल्ली बख्श आज हम कवर करेंगे इसको। कोई क्वेश्चन ना पूछ रहे जल्दी से जी। एग्जाम टिप दी हुई है स्कोप लिमिटेशन में के एंड में क्या टिप दी हुई है बता? टैक्स वो तो बताया हुआ ना। देखिए, अगर टैक्स कंटीजेंसीज रूटीन की है ना, जैसे लिटिगेशन का रूल है वही टैक्स कंटीजेंसी का रूल है। अगर लिटिगेशन रूटीन की है, वो जनरली क्वेश्चन में कह देता है कि देयर आर मेनी लिटिगेशंस पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी की ऑडिट मैटर, और अगर वो कहते देयर आर मेनी टैक्स कंटीजेंसीज पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी की ऑडिट मैटर, लेकिन अगर वो कहते टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कंपनी के खिलाफ, पिछले 5 सालों में कंपनी अंडरस्टेट करती रही है अपनी टैक्स लायबिलिटी को, और इन्वेस्टिगेशन शुरू, अब चूंकि उसने स्पेसिफिक इश्यू को डिटेल में बता दिया, अब इसको की ऑडिट मैटर की बजाय किधर डाल देना हमें?
नॉर्मली टैक्स कंटीजेंसीज पे जो नॉर्मल केस होते हैं उन पे की ऑडिट मैटर आता है, एमसीएस मैटर नहीं। लेकिन अगर वो किसी केस को हमें डिटेल नेचर उसकी डिस्क्राइब कर दे, फिर हमने उस टैक्स कंटीजेंसीज को किधर डाल देना, एमसीएस मैटर में। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? इसका मतलब है कि जब उसकी डेट से पहले अगर एप्लीकेशन होगी फिर एमसीएस मैटर आएगा, अगर डेट पे करें और वो मटेरियल हो फिर नहीं। जी बिल्कुल, जो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है अगर कोई नया काउंटिंग स्टैंडर्ड आया ना, उसकी ड्यू डेट से पहले अप्लाई करेंगे फिर वो एमसीएस मैटर में आएगा। अगर उसकी ड्यू डेट पे अप्लाई किया फिर एमसीएस मैटर नहीं, चाहे मीडियल इफेक्ट हो। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई चीज क्लास में किस स्टूडेंट से पूछूं बताए, जिससे आप कहेंगे उसको इसका आंसर आता होगा, बताए बताए। हाँ ना, आप बताए किससे पूछो, बताए किससे पूछो, ये इनसे पूछ लो, ये भाई से। क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई चीज नोट्स द अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं हुई, क्या उस पर एमसीएस मैटर आएगा? यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था जी भाई। बता भाई, मेरी इज्जत का सवाल है, बल्कि यूं कहना चाहिए मेरी बच्ची खुशी इज्जत का सवाल है। हाँ, पहले भी कई सेशन पढ़ा के ना तो वो कह रहे हैं भाई कोई नोट्स टू द अकाउंट्स में अगर कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की, क्या उस पे एमसीएस मैटर पैराग्राफ आएगा? नहीं आएगा। शाबाश भाई, क्यों? कोई चीज मौजूद ही नहीं है, एम्फसाइज कैसे करेंगे? एम्फसाइज कैसे करेंगे? बताया ना, केस स्टडी नंबर 7 इंतहाई अहम है, सबसे अहम है, चैप्टर 4 की केस स्टडीज है इसको। अच्छा, एमसीएस मैटर नहीं आएगा, अब और कोई नहीं बोलेगा तो क्या आएगा? नोट्स द अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं है, एमसीएस मैटर नहीं आएगा तो क्या आएगा? अदर मैटर आएगा। इतना शुक्र है ये क्वेश्चन नहीं पूछ लिया था, मेरी इज्जत गई थी वहां। उस पे अदर मैटर, जो चीज डिस्क्लोज नहीं है उस पे वो मिस्ड। अगर अच्छा, अगर रिक्वायर्ड थी डिस्क्लोज करना लेकिन नहीं की गई तो फिर वो मिस स्टेटमेंट है, फिर वो मिस। हाँ, अगर रिक्वायर्ड नहीं थी और डिस्क्लोज नहीं की गई तो फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है, फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अगर कोई चीज रिक्वायर्ड थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना और डिस्क्लोज नहीं की, मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, शाबाश। तो ठीक है, उसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं। और की क्वेश्चन? ऐसा फ्रेमवर्क, क्या कोई दुनिया में ऐसा फ्रेमवर्क हो सकता है जो अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है? यस, ऐसा फ्रेमवर्क हो, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दुनिया में ऐसा फ्रेमवर्क हो सकता है। ठीक है, वो आगे एक टॉपिक आएगा, उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी जुड़ी हुई है, वहां समझाऊंगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा, हो सकता है। लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है ना जिनकी कुछ समझ जरूरत भी नहीं होती, बोंगी सी रिक्वायरमेंट होती, लेकिन लॉ कहता है माननी पड़ती। वो कहता है टैक्स दे दो, मैं क्या जरूरत है टैक्स देने की? कोई जरूरत? इससे ज्यादा कोई नॉट एक्सेप्टेबल रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन करते हैं ना, क्यों? रिक्वायर्ड बाय लॉ है। हाँ जी, मजबूर बाय लॉ, बिल्कुल जी। और कोई क्वेश्चन? क्या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अलावा भी अपने लोकल स्टैंडर्ड्स बना सकता है? यस, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है जी। और कोई क्वेश्चन? पीछे कोई क्वेश्चन स्टार्ट में किसी ने कहा था, हाथ उठाया, हो गया क्लियर? और कोई क्वेश्चन? नहीं, चले अब आज के लेक्चर की तरफ। एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ। प्रेजेंटेशन क्या होगी रिपोर्ट में? प्रेजेंटेशन से मुराद है आपने जब इसकी ड्राफ्टिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है। प्रेजेंटेशन से क्या, एक होता है लफ्ज प्लेसमेंट, एक होता है प्रेजेंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किस जगह पे है। और प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन क्या है? 3 चीजें होनी चाहिए दुनिया के हर एमसीएस मैटर पैराग्राफ। पहली चीज किसका? नोट्स टू द अकाउंट्स, जहां पे वो फुल डिस्क्लोजर अवेलेबल है। दूसरा मैटर बताना, क्लियरली स्टेट मैटर, जिसको एम्फसाइज किया जाए। हालांकि नोट्स टू द अकाउंट्स में वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा, लेकिन हम रेफरेंस भी दे रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद हमने उसको ब्रीफली एम्फेसिस ऑफ मैटर में भी बताना है कि ये लिटिगेशन, मेन पॉइंट लिटिगेशन की वजह से है या कि और एग्जांपल जो सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से है, किस वजह से। और एंड पे ये लाइन जरूर लिखनी है, क्या? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर या दिस मैटर का जो भी है, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? कहते हैं एक चीज तो कंफर्म, अच्छा स्टैंडर्ड की मैं आपको मैंने शायद बताया था पहले आपको, स्टैंडर्ड तरतीब के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं है। वो कहता है रिपोर्ट के अंदर चीजें मौजूद होनी चाहिए, तरतीब उसने कहा है सिर्फ ओपिनियन और बेसिस ऑपिनियन की, ये सबसे पहले आएंगे। बाकी जितने भी पैराग्राफ है उनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर की जजमेंट है। रूल जो स्टैंडर्ड ने दिया ना हमें तरतीब का, वो ये है कि जो मैटर ज्यादा अहम हो वो पहले आए और जो कम अहम है वो बाद में है। जैसे स्टैंडर्ड ने कहा एम्फेसिस मैटर भी आएगा, की ऑर्डर मैटर भी आएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी। तरतीब क्या है? उसने कहा तरतीब हम नहीं बता रहे, ये एक चीज बता देते हैं, क्या? ये जितने भी मैटर है ना ये आएंगे ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन के बाद, क्योंकि सबसे अहम तो रिपोर्ट में ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन है, आएंगे उसके बाद। अब इनकी आपस की तरतीब क्या होगी? एम्फेसिस ऑफ मैटर पहले आएगा क्या की ऑर्डर मैटर? अगर जो ज्यादा अहम है, अब ये जजमेंट होगी ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर ज्यादा अहम लग रहा है, वो पहले लिख दे, की ऑर्डर मैटर बाद में। की ऑर्डर मैटर ज्यादा अहम लग रहा है, वो पहले लिख दे, एम्फेसिस ऑफ मैटर बाद। नॉर्मली एम्फेसिस ऑफ मैटर ज्यादा अहम होता है, लेकिन बहरहाल जजमेंट है ऑडिटर की। तो कह रहा है आफ्टर बेस, ये तो कंफर्म है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आएगा एम्फेसिस मैटर, लेकिन की ऑर्डर मैटर से पहले आएगा कि बाद में आएगा, ये डिपेंड करता है रिलेटिव इंपोर्टेंस पे। क्लियर? ये रिलेटिव इंपोर्टेंस वाला कंसेप्ट जेन में रखिएगा, ये आगे चल के भी डिफरेंट पैराग्राफ की प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे ना, एम्फेसिस मैटर में पढ़ा से, तो की ऑर्डर मैटर की प्लेसमेंट में भी तो यही होगा कंसेप्ट, अदर मैटर की प्लेसमेंट में भी यही होगा। ड्राफ्टिंग, We draw your attention to note number X of the financial statement. ये क्या चीज है? रेफरेंस। Which describe, क्या डिस्क्राइब करता है? Uncertainty relating to outcome of lawsuits filed against company. ये मैटर। और लास्ट लाइन, our opinion is not modified in respect of this matter. क्लियर? एक क्वेश्चन में उसने कहा ये ड्राफ्ट है एम्फेसिस ऑफ मैटर का, इसमें से एरर्स ढूंढो, उसमें उसने नोट्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं दिया हुआ था, ढूंढ लेंगे एरर। दूसरे क्वेश्चन में उसने ये आखिरी वाली लाइन नहीं लिखी हुई थी, आइडेंटिफाई कर लेंगे। चले, एक क्वेश्चन में उसने गोइंग कंसर्न को एम्फेसिस ऑफ मैटर की हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर दिया था, तो स्टूडेंट उस मैटर के अंदर तो घुस गए कि सारी चीजें पूरी है कि नहीं, हेडिंग नहीं ऊपर पड़ी, वो नीचे गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर की बात कर रहा है। तो इस तरह की चीजें देख लेंगे। अब इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। स्टूडेंट क्या समझते हैं इस लाइन का मतलब? लाइन लिखी है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। स्टूडेंट सिर्फ यहां तक इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, सर इसका मतलब यह है जब एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा तो ओपिनियन हमेशा अनमॉडिफाइड होगा। मैं कहा जी ये कैसे अंदाजा लगाया? सर लिखा हुआ है एम्फेसिस आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। कहा इससे आगे भी तो पढ़ो, कह रहे आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर, यानी इस मैटर जिसकी बात हो रही है इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हो रहा किसी और, क्योंकि अक्सर यूजर एम्फेसिस ऑफ मैटर को समझते हैं ये मॉडिफाइड ओपिनियन है। अक्सर यूजर एम्फेसिस ऑफ मैटर को क्या समझ लेते हैं कि ये मॉडिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है। ऑडिटर बना रहा हूं मैं, वो टेक्नीशियन बनना चाह रहा है, इसी को देख रहा है। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब समझ आ गया आपको? ठीक, तो अब आप ये, अच्छा आप मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन भी हो और एम्फेसिस ऑफ मैटर भी हो?
पॉसिबल, लेकिन दोनों में के मैटर डिफरेंट होंगे। यानी जिस मैटर की वजह से एम्फेसिस में मैटर आ रहा है, क्वालिफिकेशन उसकी वजह से नहीं होगी, किसी और मैटर की वजह से हो सकती है। क्लियर? तो फिर बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही रिपोर्ट के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो और एम्फेसिस में मैटर भी हो? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर इस लाइन का मतलब क्या, एम्फेसिस में मैटर आ रहा है और उसमें लिखा हुआ ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अगर इसको नहीं आप इग्नोर कर देंगे ना, फिर आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ड्राफ्टिंग क्लियर हो गई? चलिए, ये था हमारा कल का लेक्चर। अब कल के लेक्चर की अच्छा आप सुन लीजिए, असल जो लर्निंग होती है ना, वो पढ़ने पढ़ाने से तो होती है, लेकिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो केस स्टडी से होती है। अब मैं आपसे कुछ लेकिन मैंने चलना आपके मुताबिक है, जिस तरीके से आप चलाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि हम प्रैक्टिस को थोड़ा कम कर दें और जो कवरेज है अपनी सिलेबस कवरेज उसको ज्यादा, मैं प्रैक्टिस आपके ऊपर छोड़ दूं। आपको असाइनमेंट दे दिया करूंगा इसी तरह, लेकिन बजाय ये कि खुद क्वेश्चन डिस्कस करूं, आपसे कह दिया करूंगा कि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, और आप मुझे कहा करेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सेशन। डिस्कस कर लिया करो। तो आप ये तो नहीं समझेंगे आज तो सर ने 3 क्वेश्चन ही करवाए हैं, कोई चीज तो हमने कोई सीखी नहीं आज तो। और ये मैं आपको बताऊं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो लर्निंग क्वेश्चन डिस्कस करते हुए होती है ना, वो पढ़ते हुए नहीं होती, क्योंकि पढ़ते हुए सारी चीजें एक जैसी लग रही होती हैं, पूरा पैराग्राफ, वो नहीं पता एग्जामिनर किस चीज के ऊपर फोकस करेगा। जब एक एक लफ्ज, किस लफ्ज, कौन सा लफ्ज अहम है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है फिर पता चलता है ये जो हमने पढ़ा था उसमें ये चीज अहम थी, एग्जामिनर ने इसको टेस्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो हमारे लेक्चर का अब से ऑनवर्ड, क्योंकि अब केस स्टडी शुरू हो गई है ना, अब से ऑनवर्ड हमारे लेक्चर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमेशा केस स्टडी के ऊपर भी होगा। और मैंने आपको पहले बताया, जिस दिन हमने कोई केस स्टडी नहीं की उन्हें जाया किया हमने, इसलिए हर रोज केस स्टडी की डिस्कशन होगी। सम टाइम ऐसा भी होगा कि उसमें सिर्फ केस स्टडी डिस्कस हो रही होंगी लेक्चर में। आपको कोई इतराज तो नहीं है? चलिए ठीक है। हाँ, बहरहाल ये मैं इंश्योर करूंगा कि हमने जो डेट कमिट की हुई है 31 जनवरी की, तब तक सेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन याद रखें जो डिस्कशन होगी उसके अलावा भी आगे चल के मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा, तो खुद से भी आपको क्वेश्चन करने होंगे। और जो भी असाइनमेंट आपको दी जाए, डिस्कशन का फायदा तब भी होगा जब आपने उसको अपने हाथ से एक दफा सॉल्व कर लिया होगा। आपको पता होगा यार इसमें 4 पॉइंट थे, 3 मुझे क्लियर, एक में मैं फंसा हूं, मैंने ये सर के साथ क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, वरना आप सिर्फ सुनते जाएंगे, वो आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगी। तो केस स्टडी की डिस्कशन से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए जरूरी है कि एक दफा आपने उसको अटेम्प्ट किया हो। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। कल एक क्वेश्चन हुआ था असाइनमेंट का, नहीं एक हुआ था, वो 13 पार्ट्स थे। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, पॉज कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। आपको असाइनमेंट दी गई थी, एक तो 13 पार्ट्स वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 1 कल अटेम्प्ट कर लिया था। ये किस लेक्चर की असाइनमेंट थी? 24 की। हाँ जी, आगे क्वेश्चन 2। एग्जाम में सबसे पहले केस स्टडी में क्या करना है? रिक्वायरमेंट, बल्कि किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स। ईच ऑफ द अबव मैटर्स का मतलब क्या है? हर मैटर का अलग इंडिपेंडेंट आंसर देना है। ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को अंडरलाइन करें, ऑडिट नहीं का, इसका मतलब है रिपोर्ट के अंदर जो जो चीज भी आ रही है वो बतानी है, लेकिन रिपोर्ट के बाहर वाली चीजें, अगर किसी वजह से रिस्क बढ़ रहा होगा वो, अगर कोई मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने वाला हुआ वो, विड्रॉल वाली बात, सिर्फ रिपोर्ट के अंदर रहना है। ये बात समझ रहे हैं? सिर्फ रिपोर्ट के अंदर रहना, रिपोर्ट से बाहर नहीं निकलना। रिक्वायरमेंट करे, एज द एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ समरकंद लिमिटेड। आपने वर्किंग पेपर रिव्यू किया। ऑडिट टीम हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग मैटर्स इन द वर्किंग पेपर। टीम ने ये मैटर्स हाईलाइट किए। पहला, 20% ऑफ कंपनीज रिकॉर्डेड टर्नओवर, यानी रेवेन्यू, सेल्स को कहते हैं टर्नओवर, कंप्राइजेस ऑफ कैश सेल्स। प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कैश सेल्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड
Consequently, the audit team was unable to design audit procedure to verify the cash sales. पहले तरतीब से चलते हैं, सबसे पहले ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और? स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट क्या है? बताया है इफेक्ट के नहीं बताया? अगर नहीं बताया, अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक स्टूडेंट ने कहा 20% क्या तो रहा है सर, तो 5% से ऊपर 50% से नीचे मटेरियल ही होता है भाई। 20% किसका? अगर 20% ऑफ प्रॉफिट कह रहा होता ना, फिर कंफर्म था मटेरियल ही है। 20% ऑफ रेवेन्यू कह रहा है, ये हो सकता है प्रॉफिट का 50% से कम हो सकता है ज्यादा हो, तो हम नहीं बता सकते। 20% ऑफ प्रॉफिट होता फिर मैं आपकी बात से एग्री करता कि ये मटेरियल ही है। 20% ऑफ रेवेन्यू है, मे बी मटेरियल मे बी परवेसिव। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो खत्म। और क्या लिखना है? प्रॉपर बुक्स ऑफ ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये नहीं लिखना। तो ये पहले बताए ना, फिर इसके अलावा और क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट, वो भी तो आएगा रिक्वायर्ड पहला। सर वो उसमें 20% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स हमेशा ही प्रॉफिट से ज्यादा ही होती है, मतलब प्रॉफिट तो बाद में निकले। आगे चलते हैं। बी, ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। However, all the required disclosure have been included in the notes to the financial statement. तो ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का केस आ गया। ये ऑडिट मैटर, चेंज इन एस्टिमेट है, पक्की बात है। अच्छा चलें ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, एग्री करते हैं सर। चूंकि चेंज इन है, अच्छा अब ऑल रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैव बीन इंक्लूडेड, तो डिस्क्लोजर इंक्लूडेड एमसी ऑफ मैटर आएगा, एमसी मैटर नहीं आएगा। कैसे पता चला नहीं आएगा? भैया एमसी ऑफ मैटर की जो हमने सिचुएशंस पढ़ी हुई हैं उनमें कहीं पे भी ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो तो एमसी ऑफ मैटर आएगा, इसीलिए एमसी ऑफ मैटर भी एग्रीड भी। तो इसमें इंपैक्ट क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन, बस। हाँ तो ना करने वाला, देखिए सोल्यूशन में हो सकता है ऊंच नीच हो गई हो, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो, जैसे उसने इफ कह दिया, इफ डिस्क्लोजर सही से दिए हैं तो फिर अनमोडिफाइड, लेकिन अगर डिस्क्लोजर में मसला है तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये इफ डिस्क्लोजर में मसला है तो मिस स्टेटमेंट होगी। ये आप चाहे तो ना लिखे, चाहे तो ना लिखे। क्यों ना लिखे? बता दिया, ये ना लिखे, ये नहीं लिखा। सोल्यूशन में से उसको रहने दे। कभी कभी जब मुझे लगता है ना कि सोल्यूशन बिल्कुल ही 2 लाइनों में निपट गया तो थोड़ा सा उसको सी लेकिन वो जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उसने कह दिया ऑल रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। इसका मतलब यही है, वो कहना चाह रहा है कि जो डिस्क्लोजर में करना था सारा काम कर लिया। की ऑडिट मैटर इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब वो काउंटिंग पॉलिसी में आता है, एस्टिमेट्स में नहीं आता। See, the previous year's financial statements were audited by another firm of chartered accountants, which has issued an unmodified opinion on these financial statements. अच्छा आप सुने, क्या सिर्फ ये लिख दें कि auditor shall include other matter पैराग्राफ, या ये भी लिखे कि auditor shall include other matter पैराग्राफ जिसमें बताएगा पिछले साल का ऑडिट अनदर फर्म ने किया था, उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, इस डेट को दिया था। डेट नहीं, चलो डेट छोड़ा, क्लियर? ये बात लिखनी चाहिए कि नहीं? सिर्फ अदर मैटर का लफ्ज लिख देना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर कभी एमसी ऑफ मैटर आना हो सॉल्यूशन में, हम सिर्फ ये लिखते हैं आइटर शैल इंक्लूड एमसी ऑफ मैटर पैराग्राफ इन दिस सिचुएशन, या उसमें जो
3 चीजें लिखते हैं, रेफरेंस, मैटर, वो भी लिखने चाहिए, वो भी लिखने चाहिए। अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो वो भी लिखने चाहिए। हाँ, अगर मार्क्स ज्यादा नहीं है फिर सिर्फ एब्सोल्यूट मैटर लिख दे। अगर मार्क्स ज्यादा नहीं है फिर सिर्फ अदर मैटर लिख दे। लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है ना वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। अगर मार्क्स ज्यादा हो तो हम सिर्फ ये कह के आगे नहीं निकल जाते कि आइटम एब्सोल्यूट मैटर डालेगा, आइटम अदर मैटर डालेगा, आइटम की अदर मैटर डालेगा, आइटम मटेरियल स्टेट गोइंग कंसर्न का पैरा डालेगा, ये कह के। अगर तो मार्क्स कम है तो ये कह के निकल जाए आगे। देखिए मार्क्स ज्यादा है तो थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दे कि इस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या आएगी। तो आपने देखा होगा कुछ सोल्यूशन में आप देखेंगे मैंने एमसीज ऑफ मैटर के साथ लिखा हुआ है या अदर मैटर के साथ एक्सप्लेन किया, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आएगी। कुछ जगहों पे नहीं लिखा हुआ सोल्यूशन में। क्यों नहीं लिखा हुआ? मार्क्स के सामने रखे। क्लियर ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और ये तो सीफैप लेवल का क्वेश्चन आ गया। आई कैप नेशनल में ना अपना लेवल अपग्रेड करता जाता है। तो आज से 15 साल पहले जो क्वेश्चन सीफैप लेवल पे टेस्ट करता था ना, अब वो कैप लेवल पे टेस्ट कर रहा है। हाँ, पुराने दौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हाँ अब कैफ तक की एग्जामिशन होनी चाहिए। हाँ, सीफैप के पेपर में दोबारा देने चाहिए। चलिए, 12 रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ऊपर होगी। यू हैव इनकाउंटर्ड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इंडिपेंडेंट सिचुएशन का मतलब क्या है? लादा आंसर करना है। इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर ईच सिचुएशन सेलेक्ट द टाइप ऑफ ओपिनियन यू कंसीडर सुटेबल एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। Assume that each situation has a material impact on financial statement. अब सिर्फ मटेरियल वाला डिस्कस करना है, परवेसिव वाला डिस्कस, क्योंकि उसने खुद से क्या दिया। A, you are appointed as auditor after the year end date and counting records are not sufficiently reliable to ensure accuracy of the year end. Scope limitation है, qualified opinion, basis for qualified opinion, other matter, अदर मैटर, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। शाबाश, सारी चीजें देखे पूरी हो रही है क्या नहीं? अदर मैटर क्यों? क्योंकि इनिशियल ऑडिट है। कैसे पता चला इनिशियल ऑडिट है? यू आर अपॉइंटेड, क्या लिखा होता तो पता चलता इनिशियल नहीं। यू हैव बीन रीअपॉइंटेड, रीअपॉइंट। अब ये बात मुझे बताएं, नोट्स में कोई मैं बता सकता हूं या हमने डिस्कस किएगा? नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह की कई बातें हैं। क्वेश्चन आए तो फिर हम टीचर गाइड करता है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इसको ऐसे डील करना है। बी, ए टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹10 million विद ए बैंक हैज बीन कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट। बैंक में पैसे जमा करवाए 10 million। द बैंक हैज फाइल्ड ए वॉलंटरी लिक्विडेशन पिटीशन सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। ईयर एंड के बाद बैंक हो गया बैंकरप्ट, बैंक हो गया बैंक। एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट इज नॉट मोर देन 20% ऑफ द कॉस्ट, और एनआरबी 20% है। अब इसमें होना ये मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है। क्लाइंट को क्या करना चाहिए? इसकी राइट डाउन करना, 80% की प्रोविजन रिगार्ड करनी चाहिए, जो कि उसने किया कि नहीं की? नहीं की, तो ये मिस स्टेटमेंट है। अगर वो नहीं करता तो मिस स्टेटमेंट, नहीं बताया तो क्या अज्यूम करेंगे कि मिस स्टेटमेंट नहीं की ना। गुड थोड़ी अज्यूम करते हैं हम, बैड ही अज्यूम करते हैं। नहीं की तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में नेचर का बता देंगे। क्या रिपोर्ट में कोई और इंपैक्ट आ रहा है? एमसीज ऑफ मैटर सोचे, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, 4 वाले। पक्की बात है नहीं? चलिए फिर सी, द कंपनी चेंज इट्स मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू एवरेज। यू कंकर विद द चेंज। हाँ,
की ऑडिट मैटर पैराग्राफ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, अनमोडिफाइड क्योंकि कंकर विद चेंज, तो की ऑडिट मैटर आएगा। ठीक है जी, ये मेरा भाई बताएगा। अगर इधर लिखा होता यू डू नॉट कंकर विद द, तो क्या की ऑडिट मैटर आता? हाँ, फिर मिस स्टेटमेंट होती, फिर वो मॉडिफाइड ओपिनियन में फिर उस पे की ऑडिट मैटर थोड़ी आता। नो डुप्लीकेशन, और भाई ने क्या कर बताया था, अच्छा नो डुप्लीकेशन क्या था, एक जगह पे आएगा और अपनी जगह पे आएगा, हैं? कोई भी मैटर एक जगह पे आएगा और अपनी जगह सही जगह पे आएगा। हाँ बिल्कुल, तो एक जगह भी आएगा ना, जब वो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में आ गया तो फिर की ऑडिट मैटर में थोड़ी आएगा। क्लियर? आगे चलें, ये असाइनमेंट होगी परसों वाली। अच्छा डी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड सर्टेन लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन कर देंगे, खत्म। क्लियर? चलिए जी, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 25 की डिस्कशन। कल की होम असाइनमेंट, ये भी 5 पेपर का क्वेश्चन है। ये कल किया था, ये नहीं किया था, होमवर्क में किया होगा आपने घर जाके। तो पहले मैच तो कर ले, सही भी किया कि नहीं किया। सबसे पहले केस स्टडी में क्या करना है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन द, ईच ऑफ द अबव मैटर का मतलब है, देखिए रिक्वायरमेंट वही है जो पिछले क्वेश्चन के थे। क्वेश्चन के किस लफ्ज से आपको पता चला ये ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन किस लफ्ज है, ऑडिट रिपोर्ट से, शाबाश। कह रहे केस स्टडी फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपकी वो वाली है बुक वाली केस स्टडी जो एड में। फॉलोइंग सिचुएशन हैव अराइजन ऑन डिफरेंट क्लाइंट्स बीइंग ऑडिटेड बाय योर फर्म हियर एंड इन ईच इंस्टेंस इज 31 दिसंबर 2013। पहला, ड्यूरिंग द ईयर आयरन लिमिटेड हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर ठीक तरीके से एप्लीकेशन डिस्क्लोजर हो गए हुए हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन और ऑडिट मैटर इंक्लूड करेंगे। और अगर सही तरीके से नहीं डिस्क्लोजर, क्योंकि उसने डिस्क्लोजर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, उसने बता दिया था क्या एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए, यहाँ पे नहीं बताया। तो बेहतर ये है अगर आपके पास टाइम हो तो दोनों सेशन कवर कर लें। देखें, अगर आप अकाउंटिंग में ऑडिट में फर्क बताया आपको, दोनों हर सब्जेक्ट का ना अपना एक मिजाज होता है। अकाउंटिंग का मिजाज क्या है, अगर कोई क्वेश्चन में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, रिक्वायर्ड का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। अगर क्वेश्चन में कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, आप अजम्पशन लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में उसने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज करो एट द रेट ऑफ 10%, नहीं बताया स्ट्रेट लाइन के रिड्यूसिंग, तो आप फिर एक दफा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में करते हैं, फिर दूसरी दफा रिड्यूसिंग बैलेंस में, ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं, क्वेश्चन उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं, दोनों के मुताबिक नहीं करेंगे। टीचर्स आपको स्ट्रेट लाइन इसलिए बताते हैं क्योंकि ये इजी है, वरना असल रूल क्या है, दोनों में से कोई भी एज्यूम करें, अजम्पशन लिख दें नीचे, क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑडिट का ये मिजाज नहीं है। ऑडिट का मिजाज क्या है, जो 6-7 चैप्टर्स में आपके ये कंसेप्ट काम आएगा। अगर क्वेश्चन में कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, हमने ऑल पॉसिबल सिचुएशंस को कवर करना है। अगर क्वेश्चन में कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने ऑल पॉसिबल सिचुएशंस को कवर करना है। लेकिन अगर टाइम कम हो, अगर नंबर कम हो, तो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन को कवर करें, सिर्फ मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन को कवर करें। क्या बताया, अगर ऑडिट की केस स्टडी में कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए
जो उसने नहीं दी, हम किसी एक को एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल सिचुएशंस को कवर करते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन को भी कवर करेंगे, रिड्यूसिंग को भी, काउंटिंग की लैंग्वेज में ऑल पॉसिबल सिचुएशन को कवर करते हैं। लेकिन अगर टाइम या मार्क्स कम है तो फिर मोस्ट ऑब्वियस, मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन को कवर करें। तो मैं यहां पे देखें, जैसे अगर टाइम खुला है हमारे पास, मैं कहूंगा भाई अगर तो ये डिस्क्लोजर वाला ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन और की ऑर्डर मैटर दे दो। और अगर डिस्क्लोजर ठीक नहीं है, मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन दो या एडवर्स, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, अगर मार्क्स कम है फिर क्या करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल, जो क्वेश्चन को सामने रखते हुए यही लग रही है कि डिस्क्लोजर वगैरह सही है, डिस्क्लोजर वगैरह, क्योंकि अगर डिस्क्लोजर सही ना होता तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वो देता। प्रेफरेबल क्या है, दोनों ऑप्शंस कवर कर लें। अगर टाइम या मार्क्स कम है तो एक कवर, कौन सी, मोस्ट ऑब्वियस, मोस्ट प्रोबेबल, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है, तो की ऑर्डर मैटर डाल दे, ठीक है। हाँ, गलत सोचना है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो इंडिकेशन देता है हमें क्वेश्चन में। जिस सुन ले रूल एग्जाम का, जिस इंफॉर्मेशन का उसने जिक्र नहीं किया वो ठीक होती है, उसे अज्यूम किया जाता है ठीक है। जिस इंफॉर्मेशन का उसने जिक्र नहीं किया, ये लॉ में भी ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हैं, हाँ, जिस इंफॉर्मेशन का उसने क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है वो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। बात समझ आई कि नहीं आई? जिस इंफॉर्मेशन, तो इसने डिस्क्लोजर्स के बारे तरफ हमें नहीं लेके गए, या तो अब टाइम है तो दोनों कवर कर लें कि अगर डिस्क्लोजर ठीक है तो ये करना है, डिस्क्लोजर ठीक नहीं है तो ये करना है। लेकिन अगर टाइम कम है तो मोस्ट प्रोबेबल वो क्या होगी कि डिस्क्लोजर ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं किया। आगे चलते हैं। सेकंड, ड्यू टू फायर इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ टाइटेनियम लिमिटेड, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बैकअप, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बैकअप to the fixed assets, trade debtors and stocks were destroyed and you are unable to perform audit procedure for verification of the balance. Subsequent event है कि scope limitation, क्योंकि रिकॉर्ड जला है। इफेक्ट क्या है, मटीरियल परवेसिव, दोनों डिस्कस ना करें, नहीं, शाबाश, परवेसिव तो सारा वहां तीनों, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, वो कंसेप्ट आ गया ना यहाँ पे। तो हम कहेंगे आइटर शैल, पहले बता दे दिस इज स्कोप लिमिटेशन, फिर बता दे इफेक्ट इज परवेसिव बिकॉज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, फिर जाके ओपिनियन दे। आइटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला पैरा आएगा कि नहीं? एक स्टूडेंट कहने लगा सर प्रॉपर बुक्स मेंटेन तो की हुई थी, जल गई हैं। हाँ, देखिए हमें कैसे पता कि प्रॉपर मेंटेन की गई थी? हमारे सामने रख देगा ये कि भाई ये जो है ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, उसकी राख हम मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे, हाँ हम नहीं मानेंगे। तो हमारे सामने जब है ही नहीं तो हम कैसे माने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? टू क्लियर? थर्ड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था भाई। ये आमद होती है, ये मैं गलत से प्लान करके नहीं आया था, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है एक दफा और। नुस्खे बताई जाता। अब भाई अल्लाह के भाई किससे पूछूं, क्लास में किससे पूछूं? अब भाई ये बताओ, वो कह रहे हैं कि सर ये हमने तो पढ़ा था कि स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव हो
बाय मैनेजमेंट ऑडिटर शैल विड्रॉ इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। आप भी कल रहे थे पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल में, मुझे याद आ गया। यहाँ पे विड्रॉल की पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल की बात करेंगे कि नहीं सोल्यूशन में? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उस पे पूछा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, ये रिपोर्ट से बाहर जाना ही नहीं है। थर्ड, ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ कोल लिमिटेड it was noted that the system of internal controls of the company is weak. This aspect has been taken into consideration in determining the nature, timing and extent of audit procedure. यानी कह रहे हैं कंट्रोल्स वीक थे तो हमने इसकी वजह से अपने प्रोसीजर बढ़ा दिए, कोई इफेक्ट नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि उसको हम ऑडिट वीकनेस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ी रिपोर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? मैनेजमेंट लेटर में। और उसने रिपोर्ट पे इम्पैक्ट पूछा है, वो नहीं करेंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन ये लिख के बता देना चाहिए कि नहीं कि मैनेजमेंट को बताना है? नहीं बताना, क्योंकि उसने इफेक्टिव रिपोर्ट पे पूछा है। जब वो आपसे पूछेगा ना इफेक्ट ऑन ऑडिट, फिर सारा कुछ बता दे। 4, one of the plants of uranium limited was destroyed subsequent to year end. year end के बाद प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। appropriate disclosure has been made in financial statement. एमसीसी मैटर सबसीक्वेंट इवेंट की वजह से, और डिस्क्लोजर भी ठीक दिया हुआ उसने। एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कह दिया ना एमसीसी में। अगर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कहता नहीं दिया मिस स्टेटमेंट, फिर वो मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ जाता है। भैया क्लियर? चलिए आज के लिए ना इतना काफी। जो हमारा केस स्टडी 3 है ना, उसे फिर डिस्कस करेंगे। किसी दिन कोई एक्स्ट्रा क्लास ना रख ले केस स्टडीज की, केस स्टडी ही केस स्टडीज। चले अब चलते हैं एमसीसी मैटर के बाद अगला मैटर कौन सा? अदर मैटर। अच्छा, अदर मैटर और ये मैंने आपको बताया हुआ, अदर मैटर और एमसीसी मैटर में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? दोनों एक तरह से भाई भाई समझे, भाई भाई समझे। आपको इसकी वर्डिंग मिलती जुलती नजर आएगी एमसीसी मैटर के साथ। कहता है अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट ए मैटर। एमसीसी मैटर में क्या था? टू ड्रॉ ए मैटर। यहां पे क्या है? कम्युनिकेट विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। एमसीसी मैटर में क्या था? विच इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है अदर मैटर में वो मैटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर कोई मैटर रिक्वायर्ड हो और वो डिस्क्लोज ना हो, वो तो मिस स्टेटमेंट होती है। और अगर कोई मैटर रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए डिस्क्लोज नहीं है, वो फिर मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, वो अदर मैटर होगी। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? अच्छा, फिर प्रोवाइडेड, अच्छा सॉरी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल बट इज रेलिवेंट। उधर क्या था? फंडामेंटल। रेलिवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स। उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। प्रोवाइडेड उधर भी था। इधर प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंट, हाँ ये ना कॉन्फिडेंशियल मैटर हो, आप KFC का ऑडिट करने के लिए जाएं, ओके, फ्राइड चिकन बनाने का फार्मूला अगर लोगों को पता चल जाए ना, रेलिवेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसको डिस्क्लोज कर दें। आप अदर मैटर में करना चाहिए। उनका तो बिजनेस, आपका ऑडिट बहुत अच्छा हो गया, उनका बिजनेस जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझ क्यों? यानी क्या कहना चाह रहा है? अगर कोई मैटर प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, उसको अदर मैटर में नहीं डालना। प्रोवाइडेड मैटर इज नॉट ए की ऑडिट मैटर। ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है तो वो उधर जाएगा, इधर थोड़ा ही आएगा।
अदर मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड किया जाता है? अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट हिम which is not required to be disclosed in financial statement. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है. क्यों नहीं है? रिक्वायर्ड नहीं था, बट इज रेलिवेंट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, रेलिवेंट है फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रोवाइडेड नॉट प्रोहिबिटेड हो और नॉट की ऑडिट मैटर. एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन में 5 लफ्ज हैं. अगर उसने कभी आपसे एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन पूछ, ये 5 लफ्ज आगे ना, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है, आगे पीछे जो मर्जी लिखे. और अगर ये 5 लफ्ज नहीं लिखे ना, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, चाहे 2 सफे भर ले. एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन में भी और अदर मैटर की डेफिनेशन में वह अल्फाज क्या है एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन में? मैं याद एम्फेसिस ऑफ मैटर इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर्ड नेसेसरी टू ड्रॉ. ड्रॉ का लफ्ज ड्रॉ अंडरलाइन कर लें. ड्रॉ यूजर अटेंशन टू ए मैटर व्हिच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट इज फंडामेंटल. तीसरा लफ्ज फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 डी और 2 एफ. ड्रॉ, डिस्क्लोज, फंडामेंटल, फाइनेंशियल और प्रोवाइडेड. ठीक है. और अदर मैटर में भी क्या? अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर्ड नेसेसरी टू कम्युनिकेट अंडरलाइन नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, रेलिवेंट ऑडिट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, प्रोवाइडेड. क्लियर हो गया? अब ये तो होगी डेफिनेशन. प्रैक्टिस में जब ऑडिटर डिसाइड कर रहे होते हैं अदर मैटर देने के लिए, वो डेफिनेशन को सामने रख के जजमेंट अप्लाई करते हैं. लेकिन एग्जाम में हमने क्या करना है? एग्जाम्पल्स को जिस केस स्टडी में इनमें से कोई चीज आ गई, आंखें बंद करके अदर मैटर. और अगर इनमें से कोई चीज ना हुई, आंखें बंद करके नो अदर मैटर. नहीं आएगा. अच्छा ठीक. एग्जाम्पल्स, सबसे अहम चीज एग्जाम्पल्स होती है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए. पहले when financial statements of prior period were not audited or were audited by another auditor. जब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही ना हुई हो, या ऑडिट हुई है किसी और ने किया, दोनों में इनिशियल ऑडिट हो गया ना, हम बता देते हैं कि भाई ये जो पिछले साल की फिगर्स है ना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो या तो किसी और ऑडिटर की जिम्मेदारी है या किसी की भी नहीं है. नॉट ऑडिटेड का मतलब यही है ना. पहला क्लियर हो गया? ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था. तो हाँ, आज फिर भी है ना. दूसरी एग्जांपल, when auditor reports on more than one set of financial statements, when auditor reports on more than, कैसा पॉसिबल है एक ही कंपनी एक ही साल की 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए? शाबाश. एक टैक्स के लिए बनाए, दोनों का ऑडिट करवाए. अच्छा, दोनों की ऑडिट रिपोर्ट एक होगी कि अलग-अलग होगी? शाबाश. लेकिन एफबीआर वाले परेशान हो सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट कुछ हो रहा है और स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट कुछ हो रहा है. होना नहीं है, हो सकता है. तो हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर देते हैं. किस लिए? ये बताने के लिए कि हमने किसी और फ्रेमवर्क के मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है. बराए मेहरबानी उसको देख के परेशान ना होना. ये उसने सीफैब लेवल की केस स्टडी में टेस्ट किया, जो कंसर्ट मैं वो आपके सामने रख रहा हूं. उसने कहा पाकिस्तान में एक कंपनी है जो अमेरिका की सब्सिडरी, यूएसए वाली कंपनी की सब्सिडरी है. यूएसए वाली होल्डिंग कंपनी ने पाकिस्तान की सब्सिडरी को कहा कि आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट सेंड करें. किस लिए भला? कंसोलिडेशन के लिए. अच्छा, पाकिस्तान में चलते हैं आईएफआरएस फ्रेमवर्क. क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या भला? यूएसए में आईएफआरएस नहीं चलते, गैप चलता है. यूएस गैप कहते हैं उसको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन यूएस गैप.
अब बताइए जो पाकिस्तान की कंपनी है ये IFRS वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? आपने अगर कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है ना तो आपने उसमें एक रूल पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए, सेम। तो यूएसए वाली कहेगी भाई मुझे IFRS अपने पास रखो, मुझे यूएस गैप के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ऑडिट करवा के भेजो। तो एक ही कंपनी दो सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, एक का फ्रेमवर्क IFRS है, एक का गैप। अब इसमें जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भेजी यूएसए वालों को, वो हो सकता है, अब आपको पता है इंटरनेट का दौर है, क्लिक करे, कंपनी का नाम लिखे, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है गूगल पे। तो हो सकता है यूएसए वाले जब नाम लिखे तो उनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, देखे और मैच करें कि कंपनी भी वही, ईयर एंड भी वही, ऑडिटर भी वही, प्रॉफिट इधर कुछ हो रहा है इधर कुछ परेशान हो सकती है ना, है कि ऑडिटर ने हमें पता नहीं गलत भेज दी। लेकिन फ्रेम तो बता देना चाहिए कि नहीं कि ये जो फर्क है ये डिफरेंट फ्रेमवर्क की वजह से है। हमने एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया जिसका फ्रेमवर्क कुछ और था, आप उसको देख के परेशान ना हो जाओ। तो इसीलिए हम फिर इस सूरत में रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर वही बात आ जाएगी एडवांस लेवल पे, वहां पे और भी चीजें डिस्कस हुई हैं इसके मुताबिक। एक तो ये कि हमने एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है, और अब मैं आपको बताना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बताऊंगा ना फिर कहूंगा ना सोचो, आप जानबूझ के सोचेंगे। माइंड हमारा काम इस तरीके से करता है, और जिस चीज के बारे में मना कर देना उसके बारे में भी बंदा सोचता रहता है। हाँ आगे चलते हैं। इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन, अच्छा तीसरा, व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, सबसे अहम कैफ लेवल के लिए ये सबसे अहम है, और फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। अब देखें ये फर्क होता है उस्ताद का और किताब का। किताब आपको ये थोड़ी बता, किताब आपको सारी चीजें बताएगी, एज रिलेटिव इंपोर्टेंस नहीं बताएगी, सेंटेंस में कौन सा लफ्ज ज्यादा है, में कौन सा कम, कौन सा पास्ट पेपर में कितनी दफा टेस्ट हुआ है, ये किताब में नहीं लिखा होता, किसी किताबों में नहीं लिखा होता, ये उस्ताद बताते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल बता क्लियर। व्हेन ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता क्योंकि रिपोर्ट सारी आवाम के लिए बनती है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट को, इसका मतलब क्या होता है, बैंक आया, बैंक से लोन लेना हो, बैंक ने ऑडिट करवा के लाओ, ऑडिट करवाया, हमारे पास ऑप्शन होती है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दे चाहे ना करे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब रिपोर्ट में ये लिख देना, दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बैंक एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट टू एनी अदर पार्टी। लिखे या ना लिखे, लिख देना बेहतर होता है, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करना डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। क्यों? अब एग्जांपल बताता हूं आपको। बैंक ने कहा ऑडिट करवा के लाओ, हमने ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजर दे दी, ब्रांच मैनेजर बैठा था, उसने कहा ये ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, इस कंपनी के शेयर खरीदो। उसने सारी उम्र की कमाई से शेयर खरीदे, बाद में पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बड़ा ब्लंडर था, ऑडिटर की नेग्लिजेंस थी, उसको डिटेक्ट नहीं कर सका, ऑडिटर ने ISA की कंप्लायंस नहीं की थी, डिटेक्ट नहीं कर सका, उसने ऑडिटर के खिलाफ केस कर दिया कि सर नेग्लिजेंट ऑडिट किया, और ऑडिटर ने वाकई नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया था, बहुत से प्रोसेस परफॉर्म नहीं किए, ऑडिटर मिस स्टेटमेंट नहीं ढूंढ सका, ऑडिटर जिम्मेदार है ना मिस स्टेटमेंट इसमें अभी तक, यानी ऑडिटर की नेग्लिजेंस है। क्या अदालत फैसला करेगी उसके हक में मैनेजर के? डिपेंड करता है रिपोर्ट में अदर मैटर इंक्लूड किया था कि नहीं किया था, क्योंकि जब हमने अदर मैटर इंक्लूड करके डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, इसका मतलब हम कहेंगे सर ठीक है हम जिम्मेदार है, लेकिन ये रिपोर्ट मैनेजर के लिए थी ही नहीं। देखिए उसके अंदर लिखा हुआ अदर मैटर में, ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए थी, बैंक को कोई नुकसान हुआ है तो हम पे करने के लिए तैयार हैं, और बैंक को नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसने सिक्योरिटी रख ली थी,
उसने अपने बैंक, आपको पता है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर करता है तो सिक्योरिटी भी रिक्वायर करता है, सिक्योरिटी सेल करके उसने अपना लोन रिकवर कर लिया। तो ये फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसीट करने। इसलिए जहां कहीं भी हो सके, जहां कहीं हो सके, यानी नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म, बाकी पार्टी के सिर्फ उसी एक पार्टी तक रहे, बाकी ओपन करने का फायदा कोई नहीं। सम टाइम मैं कुछ चीजें नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता हूं, आगे भी करूंगा, या कुछ वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा ना, उसके स्टार्ट में आप नोट कीजिएगा, पहले शायद नोट ना करते, लिखा होता है कि ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मोहम्मद आसिफ। कि हालांकि मुझे भी अंदाजा है कि बाज़ औक़ात आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, दूसरे यूज भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्यों लिखता हूं कि इंसान होना गलती हो सकती है, कल कला को अगर गलती हो तो कम अज कम सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे खिलाफ केस कर सके, मैं दूसरी पार्टी, वैसे ही कह रहा हूं, या मैं करेक्शन को बताने के लिए लायबल सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए हूं। जैसे मैं क्या करूंगा अगर कल को मुझे कोई गलती दे, कोई एक एग्जांपल जो थी वो फर्ज कीजिए वो एमसीक्यू मैटर में इंक्लूड मैंने नहीं की, रह गई है, मुझे कल को मैं क्या करूंगा, मैं जो स्टूडेंट्स मैं नोट्स को मैसेज करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अगर मैंने ये ओपन स्टेटमेंट दी होगी कि सबके लिए नोट्स, तो फिर असूली तौर पे सोचे मुझे हर यूजर्स को बताना पड़ेगा, फिर मेरी जिम्मेदारी, जो कि बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हम समझ लीजिए अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दें, और बेहतर होता है प्रैक्टिस में आप भी हमेशा जहां कहीं पॉसिबल हो, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन हो, यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया करें। फिर इसके बाद चाहे इसका यह मतलब नहीं है कि रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, अब भी होगी, लेकिन अब जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर नहीं होगी। हाँ जी, आप जिम्मेदारी हो, क्योंकि हम कहेंगे आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। शाबाश, बिल्कुल। लास्ट, इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव, यहां तक रुक जाए। लेकिन इस केस में तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं ना, स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट परवेसिव हो, लेकिन अगर बाय मैनेजमेंट कर रही हो, हम कहते हैं विड्रॉल इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। आगे क्या कह रहा है, स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव है, लेकिन बाय मैनेजमेंट है। अगर सिंपल स्कोप लिमिटेशन परवेसिव होती, हम कहते हैं डिस्क्लेमर दे दो। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है और परवेसिव है, हमारी पहली कोशिश क्या होती है, विड्रॉल इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, और अगर विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल ना हो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। लेकिन उस सूरत में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ अदर मैटर भी देंगे। क्यों? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही आएगा, इसके ऊपर तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है ना, लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ अदर मैटर भी आएगा। क्यों? बताने के लिए कि क्यों विड्रॉ नहीं किया, क्यों विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं था, ये बताना चाहिए। भाई यूजर कहेगा स्कोप लिमिटेशन थी, बाय मैनेजमेंट थी, परवेसिव थी, तो विड्रॉ क्यों नहीं कर लिया तुमने, विड्रॉ क्यों नहीं कर लिया, वजह कैसे बताएंगे? अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर हो गई ये बात? स्टूडेंट कहेगा सर आपके रूल की वायलेशन हो गई। कौन से रूल की? ए मैटर वाले। ये एक ही चीज है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में भी आ रही है, अदर मैटर में भी आ रही है। ना 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 ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस वजह से आ रहा है? स्कोप लिमिटेशन परवेसिव की वजह से। अदर मैटर किस वजह से आ रहा है? विड्रॉल नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल की वजह से। दोनों डिफरेंट, एक ही केस है, केस एक ही है, लेकिन दोनों की रीजनिंग डिफरेंट है, दोनों की रीजनिंग डिफरेंट है। जैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, शाबाश, रीजनिंग डिफरेंट है। अदर मैटर किस वजह से? नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकेबल की वजह से। और डिस्क्लेमर किस वजह से आ रहा है? परवेसिव। कुछ को समझ आई? प्लेसमेंट किधर होनी चाहिए? अच्छा, एक है स्टैंडर्ड का जवाब, एक है पाकिस्तान की प्रैक्टिस। कौन सी बताऊं? स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है अदर मैटर पैराग्राफ। देखिए आपकी रिपोर्ट के दो बड़े हिस्से हैं ना, एक है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें वो ओपिनियन रिक्वायर्ड वाला आते हैं। अगर तो आपका अदर मैटर रिलेट करता है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो इस वाले सेक्शन के अंदर डाल दें। अगर रिलेट करता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस वाले सेक्शन के अंदर डाल दें। अगर दोनों से रिलेट करता है
दोनों के एंड पे डाल दें, यानी दोनों के एंड पे, बिल्कुल एंड पे। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट क्या है? और कहता है भाईजान ये जो अदर मैटर होता है ये होता ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट से रिलेट कर रहा होता ना, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए तो नहीं होता। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारी बातें पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को सिंपल रखें, क्या आप रिपोर्ट के एंड पे अदर मैटर डाल दिया करें, जितने भी अदर मैटर डालने हैं। ये आसान नहीं है, सबसे आसान। प्लेसमेंट कहाँ होगी? एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर ये वाला सेक्शन भी और आफ्टर ये वाला सेक्शन भी। ये आपको पता है रिपोर्ट के 2 सेक्शन होते हैं। अभी जो रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है ना आपको, उसके ऊपर देखें, 2 सेक्शन, एक रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होगा सेक्शन, फिर उसके नीचे एलिमेंट शुरू होते हैं। इन शॉर्ट अदर मैटर पैराग्राफ किधर आएगा? क्या एक ऑडिट में एक से ज्यादा एमसीक्यू मैटर हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उनको हम एक ही सेक्शन के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। अदर मैटर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, उन्हें एक ही सेक्शन के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। पहले एक का पैरा दे दें, हेडिंग एक ही लिखे अदर मैटर पैराग्राफ, एक्सप्लेन कर। हेडिंग अदर मैटर पैराग्राफ की आनी चाहिए कि उसके साथ मैटर को भी हेडिंग में लिख देना चाहिए, आपकी मर्जी है। देखें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग, पेज 41 लिखा हुआ है। एमसीक्यू मैटर के आगे लिखा हुआ है एक्सेप्शनल लिटिगेशन। स्टैंडर्ड रिक्वायर क्या करता है? कहता है एमसीक्यू मैटर की हेडिंग रिक्वायर्ड है, ये एमसीक्यू मैटर के लफ्ज लिखना रिक्वायर्ड है। आगे जिस मैटर को एम्फसाइज, उसके अल्फाज लिखना लाजमी नहीं, आपकी मर्जी है, लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे ना लिखे। यानी इसमें एक्सेप्शनल लिटिगेशन लिखना लाजमी नहीं था। इसको हम कहते हैं फर्दर कंटेक्स्ट। क्या कहते हैं? फर्दर, यानी एमसीक्यू मैटर ये तो मेन हेडिंग हो गई, आगे एक्सेप्शनल लिटिगेशन, फर्दर कंटेक्स्ट, लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे ना लिखे। अगर उसमें की ऑडिट मैटर वगैरह भी होना अगर, तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए एमसीक्यू मैटर अदर मैटर को क्या कंटेक्स्ट लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है। आप ना लिखें, चाहे लिखना चाहे तो लिख, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समटाइम आ जाता है। आखिरी चीज क्या रह गई? इसकी ड्राफ्टिंग का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। इसके एमसीक्यू मैटर का स्टैंडर्ड 3 चीजें, इसकी केस टू केस वेरी करती है। इसलिए एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और एग्जांपल कौन सी? वो एग्जांपल जो कैफ लेवल पे आई कैप सबसे ज्यादा बार टेस्ट करता है, इनिशियल ऑडिट वाले, यानी प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है? इसका ऑपोजिट होता है सक्सेसर ऑडिटर। यानी हम कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020, ये पिछला साल है। हमने जिस साल का ऑडिट किया वो 2021 है, ये 2020 की बात कर रहा है। फॉर द ईयर एंडेड, पिछला साल, वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, ऑडिटेड बाय, इसको लिखे 1, हु एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, अंडरलाइन करके इसको लिखे 2, ऑन द फाइनेंस ऑन मार्च 31, 2021, इसको अंडरलाइन करके लिखे 3। 1, 2, 3 क्यों लिखवाया मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए रिलेट करवाऊंगा कि अदर मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें इस केस में आती हैं। पहले पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, पहली चीज। दूसरी चीज टाइप ऑफ ओपिनियन क्या था, तीसरी चीज डेट ऑफ ओपिनियन क्या था। हाँ, ये अभी नहीं बताना, लेकिन आपको आगे चल के बताऊंगा। क्लियर हो गया? ड्राफ्टिंग समझ आई कि नहीं आई? रट्टा लगाना बस, शाबाश। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? अदर मैटर क्या है भाई? असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फटाफट कर दे, शाबाश। अदर मैटर
की डेफिनेशन सीखी, फिर उसके बाद सबसे अहम चीज क्या सीखी, एग्जाम्पल्स कब आएगा, फिर कहाँ आएगा, प्लेसमेंट, कैसे आएगा, नहीं क्यों आएगा ये नहीं सीखा, ये हाँ क्लियर। ये असाइनमेंट आपको दी गई है, कल छुट्टी का दिन है, आपने आना है, किसकी, सरदनान की, चलें चलें बहरहाल ये असाइनमेंट बहरहाल असाइनमेंट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।